चलो भाई ओके। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर 2, ठीक है। पहला लेक्चर में बस एक ही मिस्टेक हुआ, वो पहले करेक्ट कर ले, ठीक है बच्चे। 1886 में कैनाल रेज डिस्कवर्ड हुई थी, ठीक है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज रेज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? जे थॉमसन ने करी थी। पॉजिटिव चार्ज की डिस्कवरी किसने करी है? वो ई गोल्डस्टीन ने करी है। हमें ये पता है कि एटम में पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। हाउएवर अगर हम ये बात करें कि प्रोटॉन डिस्कवर हो गया था, ऐसा नहीं था। इट वाज जस्ट द पॉजिटिव चार्ज जो कि डिस्कवर हुआ था। इज दिस क्लियर? तो ये एक छोटा सा करेक्शन था प्रीवियस वीडियो का। अब इसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। रदरफोर्ड का मैंने पूरा ऑलमोस्ट एक्सपेरिमेंट समझाया था, समझ में आया था, ठीक है। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में एक ही प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम क्या था? ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंगली था क्या बच्चे? आपके पास एक एटम है, आपके पास क्या है? एक एटम है। एटम के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। एटम के अंदर क्या है आपके पास? न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या था? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, प्रोटॉन्स। पॉजिटिव चार्ज आपके पास था, प्रोटॉन्स आपके पास थे। इज दिस क्लियर? एंड इलेक्ट्रॉन्स वर revolving around the nucleus. Electrons were revolving around the nucleus. And who was the father of nuclear chemistry? That is of course again and again that your क्या? रदरफोर्ड, फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, क्योंकि न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए वही बंदा रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। ये बात समझ में आई थी? पक्का? 100%? ग्रेट, ठीक है। अब सिंस मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? द मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। एनी मोशन इन सर्कुलर पाथ इज एक्सेलरेटेड मोशन। तो मोशन इन अ सर्कुलर पाथ इज एक्सेलरेटेड मोशन in a circular path is accelerated, और जब एक्सेलरेटेड मोशन है तो क्या होगा? इट विल लूज इलेक्ट्रॉन। तो हेंस इलेक्ट्रॉन विल lose energy. Electron will lose energy while moving in, yes, while moving, ठीक है। और क्या होगा इसके अलावा? इट विल its path will become spiral. Its path will actually become spiral, and electron will finally fall into the nucleus and this will destroy the atom. तो रदरफोर्ड क्या नहीं कर पाया था? He was unable to explain the stability of the atom, क्योंकि हमें आज भी पता है कि एटम्स जो है वो क्वाइट स्टेबल है। एटम बहुत ज्यादा स्टेबल है, जिसका हमारे को कौन नहीं बता पाया था? जिसके बारे में कौन नहीं बता पाया था? रदरफोर्ड नहीं बता पाया था। दिस वाज हिज मेजर ड्रॉबैक। ये बात समझ में आई? इस चीज को प्लीज याद रख लो। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। सर्कुलर पाथ में जो मोशन होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। इलेक्ट्रॉन विल लूज एनर्जी while moving in circular path, while moving in circular path, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? path will become spiral and electron will finally fall into the nucleus and the atom will be destroyed. समझ में आया? So he was unable to explain the stability of the atom. यार ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज हमारा रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसके बाद जो साइंटिस्ट आया था उसका नाम क्या था बच्चे? नील्स बोर, ठीक है। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब बोर ने क्या बताया? बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या था? बोर्स एटॉमिक मॉडल
बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या था बच्चे? अब ये वाला एटॉमिक मॉडल क्या कह रहा है? कुछ कहना तो चाह रहा होगा, राइट? तो अकॉर्डिंग टू दिस एटॉमिक मॉडल, प्लीज यहाँ पर ध्यान दो, इसका देखो बहुत कुछ आपको शायद ना भी समझ में आए, लेकिन इसने दो बातें बताई थी और वो दो बातें आपको एज सच एनसीईआरटी की लैंग्वेज में रटनी है। और ऐसा क्यों करना है बच्चे? ऐसा इसलिए करना है क्योंकि अगर आप अपना बनाने की कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, इसलिए हमें क्या करना है, डायरेक्टली इसकी दो पॉस्टुलेट्स दिए थे। इसने क्या करा था, दो पॉस्टुलेट्स दिए थे। ओनली certain special orbit known as discrete orbit of electrons are allowed inside the atom। तो पहला postulate इसका क्या था? Only certain special orbits known as discrete orbits are allowed inside the atom। तो उस बंदे ने पहली बात क्या बोली कि कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स जो हैं वही अलाउड है इनसाइड द एटम। दूसरा, while revolving inside the discrete orbits the energy electron do not radiate energy। इसने क्या बोल दिया? while revolving in these orbits electron do not radiate energy, अब आप यहाँ पर ये कहेंगे बच्चे कि ऐसा बोल देने से काम चल जाएगा, मतलब ये बात तो रदरफोर्ड भी बोल सकता था, while revolving in the orbit it do not radiate energy। लेकिन बच्चे किसी भी चीज को सिर्फ बोलना नहीं होता, we have to prove it। और अगर ये बात स्टेटमेंट अगर एनसीईआरटी में लिखी हुई है तो डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट वुड हैव बीन कंडक्टेड टू शो दैट दे डोंट रेडिएट एनर्जी। समझ में आई बात? फिर आप बोलोगे फिर इस थ्योरी का क्या? डेफिनेटली कुछ तो होगा ना, दैट दे आर स्टेबल, वी नो दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेबल इनसाइड द एटम, और वो फॉल नहीं करते हैं। ये बात समझ में आया? अब प्लीज यहाँ पर ध्यान दो, आपका एटम कुछ इस टाइप का सा होता है। आपका एटम कैसा होता है? आपकी एक ऑर्बिट ये रही, थोड़ी टेढ़ी हो गई, कोई नहीं, इतना टेढ़ा तो चलता है, ठीक है, ये समझ में आया? तो ये आपका एटम है, राइट, ठीक है। इधर एक होती है बच्चे, ये हो गया आपका न्यूक्लियस। ये क्या है? जिसमें कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस का क्या हो गया आकर्षिका? नहीं आ रहा समझ? किस चीज में बताओ? कि वो एनर्जी लूज नहीं करता, तो वो फिक्स रहता है और वो कभी उसका पाथ स्पाइरल होता ही नहीं है, वो सेम पाथ में ट्रेवल करता जाएगा क्योंकि वो एनर्जी तो लूज कर ही नहीं रहा। मोशन एक्सेलरेटेड है, एनर्जी लूज नहीं कर रहा। बच्चे इसके लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट करे गए होंगे, ठीक है, वो यहाँ पर नहीं बता रखे हैं, बस आपको ये बताना है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ बच्चे कि ये दो पॉइंट्स आप लोग को एनसीईआरटी लैंग्वेज से याद करना है, बिकॉज इसका कोई एक्सपेरिमेंटेशन आपकी इस क्लास के अंदर मेंशन नहीं है और 9th क्लास में इतना आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस ये दो पॉइंट्स याद रखना है। अब इसके बाद जो पॉइंट्स आएंगे उस पर आप लोग को ज्यादा दिमाग लगाना है। ये बात समझ में आई? इन दो पॉइंट्स को आप लोग को एज सच याद रखना है। और मैं तो ये बोलूंगी कभी ये भी सोचना मत कि हम बना के लिख लेंगे, हम याद करके बना के लिख लेंगे, नो, इसके डायरेक्ट वर्ड्स को याद रखो, क्योंकि अगर आप बना के लिखने की कोशिश करोगे तो आप गलत लिख दोगे, क्योंकि हमने डीपली इसको एक्सप्लेन किया ही नहीं है। ये बात समझ में आई? तो बस आप ये समझो कि जब उनका फिक्स्ड पाथ होता है तो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को लूज नहीं करता, रेडिएट नहीं करता। अभी समझ में आया? समझ में तो नहीं आया, एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ जाए, आगे भी बहुत सारी चीजें हैं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद आता है बच्चे आपका के शेल। न्यूक्लियस के बाद क्या आता है? के शेल। के शेल के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसके अंदर 4 शेल्स है, एक एक के, उसके बाद के एल, एल के बाद
M, M के बाद N, KLM N। एक्चुअल में फिर इसके बाद इधर कुछ होना नहीं चाहिए क्योंकि आपके पास सिर्फ 4 शेल्स होते हैं। बच्चे ये बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हो गया आपका। ये क्या है आपका, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। व्हाट इज दिस कॉल्ड? न्यूक्लियस। तो दिस इज न्यूक्लियस विच हैज पॉजिटिव चार्ज। इधर क्या है, इस शेल को क्या बोलते हैं हम? के शेल। इसको क्या बोलते हैं? एल शेल। इसको हम क्या बोलते हैं? एम शेल। और इसको हम क्या बोलते हैं? एन शेल। इनके नंबर्स भी दे रखे हैं, आपको बताएंगे। के लिए एन की वैल्यू होती है 1, एन इज इक्वल्स टू 1। एल के लिए एन इज इक्वल्स टू 2, एम के लिए एन इज इक्वल्स टू 3, एन के लिए एन इज इक्वल्स टू 4। समझ में? ये नंबर्स हैं कि क्यों नंबर्स दिए गए हैं। अब मैं आपको एक बात बता रही हूँ बच्चे, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, एन इज नंबर जो अभी हम यूज करेंगे आगे। ठीक है, पहली बात ये याद रखना कि जो अभी आप पढ़ रहे हो, दिस इज नॉट 100% करेक्ट। ठीक है, तो कई सारी डेफिनेशन अभी आपकी चेंज भी होंगी, बट राइट नाउ फॉर क्लास 9th इट इज इम्पोर्टेंट कि आप लोग इतनी चीजों को आसानी से समझो, क्योंकि और ये अभी तक भी इसलिए पढ़ाया जाता है। अब आप बोलोगे कि ये 100% करेक्ट नहीं है, तो पढ़ाया क्यों जाता है? क्योंकि इसके बेसिस पे आप बहुत सारी चीजों को अभी भी एक्सप्लेन कर सकते हो और समझ भी सकते हो कि किस तरीके से होता है। ये बात समझ में आ गया? के, एल, एम, एन। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर फिल होते हैं? के, एल, एम, एन में फिल होते हैं। और न्यूक्लियस में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये बात समझ में आ गई? पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, नेगेटिव चार्ज नहीं होता। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? ठीक है, एक मिनट। तो अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया? बोर एटॉमिक मॉडल में आप लोगों को सिंपल सी ये वाली 2 स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी की ही प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना है, बिकॉज अगर आप अपनी लैंग्वेज यूज करोगे तो आप कुछ ना कुछ गलत कर दोगे। एंड ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इधर नहीं दी गई है, स्पेशली अबाउट द बोर्स मॉडल। रदरफोर्ड का तो फिर भी आप लोगों को काफी कुछ बताया गया था। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, 11th क्लास में आप लोगों का जो चैप्टर है ये बहुत बड़ा चैप्टर है, दैट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर। उसके अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे, बहुत सारी थ्योरीज होंगी जो आप लोग अभी करने वाले हो। ठीक है, अब आते हैं हम, अब न्यूट्रॉन देखो इन्होंने डिस्कवर कर दिया है। सो बेस्ड ऑन द ओके, इन 1932 जे चैडविक ने क्या डिस्कवर कर दिया था? न्यूट्रॉन। इट इज अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल जिसके अंदर क्या होता है? चार्ज होता है? चार्ज नहीं होता, मास होता है। यस, तो इसके अंदर चार्ज नहीं होता बट मास होता है। समझ में आया? अब हम लोग इस चीज को जानने में इंटरेस्टेड थे, हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द ऑर्बिट और शेल। अगर आप अपनी एनसीईआरटी में देखोगे बच्चे, इन्होंने ऑर्बिट वर्ड भी लिख रखा है और शेल वर्ड भी लिखा हुआ है, हालांकि ये दोनों सेम नहीं होते हैं। लेट मी टेल यू, एंड यू विल रीड अबाउट दिस इन क्लास 11th। ठीक है, इसे मिटा दो मैं। क्या हुआ? अभी हम इसको हटा रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें बच्चे, प्लीज अब यहाँ पर ध्यान दो। अब हमें क्या क्या बात करना है? अब हमें एटम के बारे में सारी जो डिस्कवरीज हैं वो हो चुकी हैं। तो एटम के अंदर अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो व्हाट आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स? सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला आपका सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपका पहला सब एटॉमिक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। मास कैसा होता है? नेग्लिजिबल, नील बोल सकते हैं, नील। ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा है? चार्ज है नेगेटिव और मास कैसा है? नेग्लिजिबल। समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन इज द सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैज चार्ज नेगेटिव एंड मास नेग्लिजिबल। उसके बाद आपका कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल है? प्रोटॉन। प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है और मास 1 यूनिफाइड, 1 यूनिफाइड। फिर तीसरा आपका सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन में क्या होता है? चार्ज
नहीं होता, लेकिन मास कहाँ होता है, 1 यूनिफाइड होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर होते हैं, ये दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, ये दोनों ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपके न्यूक्लियस में होते हैं, क्योंकि आपके न्यूक्लियस में सारा मास होता है, न्यूक्लियस में ही सारा मास होता है। तो ये दोनों कहाँ पर हैं, न्यूक्लियस में है, और ये कहाँ पर होता है, ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। अब और हमने ये देखा कि कितने शेल हैं आपके पास, के शेल है, एल शेल है, एम शेल है और एन शेल है। अब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, अब यहाँ पर भी एक कॉन्ट्राडिक्शन आएगा जो अभी आप लोग देखोगे, ठीक है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी बताऊंगी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन वो आप लोग 11th क्लास में ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि आपके एक शेल के अंदर भी कई सारे ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं, ठीक है। इतना ज्यादा इजी नहीं है जितना हम अभी 9th में पढ़ रहे हैं। समझ में आया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन साइड द एटम, इनसाइड द एटम। अब कैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वो हमें देखना है। तो पहला इन्होंने जो रूल दे रखा है वो क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n², ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या बताया, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन इन अ पर्टिकुलर शेल, गिवन in a particular shell is given by the formula और फॉर्मूला क्या है बच्चे, 2n²। फॉर्मूला क्या है, 2n², 2n², जहां पे k के लिए n की वैल्यू क्या है, 1, k के लिए n की वैल्यू क्या है, फॉर k n इज इक्वल टू 1, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, राइट। k l के लिए n की वैल्यू क्या है, 2, तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 इंटू में 2 का स्क्वायर, फिर के एल, m के लिए n की वैल्यू क्या थी, 3, यानी कि 2, 3 का स्क्वायर दैट इज 18, और n के लिए n की वैल्यू क्या है, 4, दैट इज 2 इंटू में 4 का स्क्वायर विच इज 32। तो आपके के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2, एल में कितने आ गए, एम में कितने आ गए, और एन में कितने आ गए, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ में आया? इससे कम हो सकते हैं, इससे कम हो सकते हैं, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज गिवन इन अ पर्टिकुलर शेल विल बी गिवन बाय दिस, इससे ज्यादा आप नहीं भर सकते। सेकंड रूल क्या है, अब दूसरा रूल पढ़ोगे तो आपको और ज्यादा मजा आएगा, पढ़े। इसका दूसरा रूल क्या है, वो कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट शेल इज 8। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम number of electrons accommodated मतलब accommodated in a given orbit, in a given orbit is 8। यानी कि अब हम इसको करेक्ट करेंगे तो इसमें तो 2 ही रहेगा, इसमें 8 ही रहेगा, इसमें 18 पहले बोला था, अब कितना बोल रहा है, 8 ही भर सकते हो। इधर 32 की जगह कितना कह रहा है, 8, यानी कि ये दोनों ही लॉ एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे, दोनों ही एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को ये वाला अपने क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे यूज करना है, ये वाला आपको यूज करना है, ठीक है। और इसके बेसिस पे आपके काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के शेल 2, एल में 8, 8, 8, 2, 8, 8, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद क्या दे रखा है, थर्ड लॉ, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस इनर शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड।
ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड लॉ क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट accommodated in a given shell, unless inner shells are completely filled. तो जब तक आप अंदर के शेल्स को भर नहीं देते हो तब तक आपके इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाली शेल में नहीं आ सकते। ये बात समझ में आई? पक्का? ठीक है, यहां तक ये चीज क्लियर है, फिर आगे और करते हैं अभी। ठीक है, ओके। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा बच्चे? हमने क्या देखा, एटम में कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं? 3। पहला इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को याद रखो, पहले कौन डिस्कवर हुआ? इलेक्ट्रॉन, एंड लेट इट बी इलेक्ट्रॉन। दूसरा फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, यस, नेगेटिव, और मास होता है, नो। प्रोटॉन पे चार्ज होता है, यस, मास होता है, यानी कि हमारा प्रोटॉन कैसा है? सर्वगुण संपन्न सब एटॉमिक पार्टिकल है प्रोटॉन। ठीक है, फिर आपके पास क्या आता है? न्यूट्रॉन आता है। क्या वो सर्वगुण संपन्न है? नहीं, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? एक्चुअली न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा मस्त है, मास लेके बैठा हुआ है, कोई भी चार्ज नहीं लेके बैठा हुआ। समझ में आया? अब इलेक्ट्रॉन्स के रूल्स भी हमने देखे, कितने रूल्स हैं? 3 रूल्स हैं। पहला रूल क्या कहता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन शेल इज गिवन बाय 2n² फॉर्मूला KLMN 2 8 18 32 2 8 18 32। ठीक है, दूसरा रूल कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी 8, तो 2 8 8 8, बस इतना याद रखो, 2 8 8 8। ठीक है, उसके बाद क्या याद रखोगे कि आपका जब आप बाहर की शेल जब तक नहीं भर सकते जब तक आपकी अंदर की शेल्स पूरी भरी ना जाए। मुझे बताना, ये वाला पोर्शन दिख रहा है अभी उसके अंदर? ये दिख रहा है, ठीक है। अब आपको कितने एलिमेंट्स पढ़ने हैं वो बता रहे हो, तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है? एलिमेंट, कितने आपके एटम्स होते हैं। और आज सच बता रही हूँ, आप लोगों को मजा आने वाला है, ट्रस्ट मी। ठीक है, अब ऐसा मैं सिर्फ बोलने के लिए बोल रही हूँ या सच में? लेट अस सी। ठीक है, एलिमेंट है आपका। एलिमेंट में बच्चे कौन कौन सा है? पहला क्या है? हाइड्रोजन। पहला क्या है? हाइड्रोजन। फिर क्या है? हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरॉन। क्या मैं लिख पाऊंगी पूरा? स्पेस लिया मैंने इतना। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। आ पाएगा मेरा पूरा? नहीं 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 नहीं, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट कर ले। यहाँ से दिख रहा है? हाँ, नहीं, यहाँ ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना? ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ना ये लिखना हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ये हम एक काम करते हैं, पहले लिख लेते हैं, फिर इसको स्टार्ट कर लेंगे। हैं वीडियो थोड़ी छोटी। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पर क्या आ गया? ये 18 एलिमेंट्स है। इसके बाद आप लोग के स्कूल में 2 एलिमेंट्स और करवाते हैं, एक होता है पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, 2 एलिमेंट्स और करवाते हैं, लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं नहीं लिख रही, मैं बता दूंगी उसके बारे में। हाँ, तो अच्छा ओके, पहले इतने के लिए तो समझ जाओ। ये कितने एलिमेंट्स हैं आपके? 18। ठीक है, ये आपका नंबर 1 का एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। एक बात याद रखना बच्चे, इनको सीक्वेंस में याद रखना है और बस यही याद रखना है। पहली बात सीक्वेंस में याद रखना है और बस यही याद रखना है। याद रखना हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। यू हैव टू लर्न इन दिस वे, ठीक है। इसी तरीके से याद रखना है, ठीक है। बाकी पूरी टेबल याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट में। समझ में आई बात? ओके। अब यहां पर आता है एक चीज, आता है एटॉमिक नंबर। एक चीज क्या आता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एक्चुअली अगर मैं इस हेडिंग को इधर ही डाल दूं तो यही इसके एटॉमिक नंबर है, यानी कि नंबर वाइज ही है। अगर आपने इनको सीरियल वाइज याद रखा तो आपको एटॉमिक नंबर याद होगा। एटॉमिक नंबर होता क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम, उसको बोलते हैं हम एटॉमिक नंबर। और ये आइडेंटिटी होती है, किसी भी एटम की आइडेंटिटी होती है। जैसे आपका आइडेंटिटी कार्ड है। अब आप बोलोगे इसे याद कैसे करें? पहली बात तो कैसे याद करोगे? 1 2 3 4 नालायक, सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट कैसे याद करोगे? सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट एक दिन लेके बैठ जाओगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ऐसे फिर कैसे करोगे? उठने के बाद, सोने से पहले, दिन में 2 बार, ठीक है? हैं? हाँ, खाना खाने के बाद लिख लेना इसको, ठीक है। और इसको आप बोलोगे क्या हम ऐसे लिखें? जरूरी नहीं है बच्चे आप इसको ऐसे लिखो, आप इसको ऐसे कर सकते हो। हाइड्रोजन का H बना दिया, हाइड्रोजन, हीलियम, इनके सिंबल्स याद रखो और सिर्फ सिंबल्स लिखो, काम हो जाएगा। इज दिस क्लियर? तो इनका एटॉमिक नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इतना क्या है इसका एटॉमिक नंबर। अब इसके बाद आते हैं बच्चे एटॉमिक नंबर। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलो, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बच्चे? वही होगा 1, इसका ये हो गया 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and 17। नहीं, अभी बता रही हूँ, सब बता रही हूँ, सब कुछ बताएंगे इधर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन समझ में आया? तो इसका एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में बराबर होते हैं इन अ न्यूट्रल एटम। कौन से एटम में? न्यूट्रल एटम में। एक बात याद रखना, एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं। तो न्यूट्रल एटम में आपके इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? जो आपके कंपाउंड का एटॉमिक नंबर होता है उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन कितने होते हैं? प्रोटॉन्स कितने होंगे बच्चे? बेटा प्रोटॉन्स भी बराबर ही होंगे। आप कहोगे यार हम तो गिनती लिखने बैठ गए हैं, जब देखो आप गिनती लिखवाए जा रहे हो। तो इधर भी हम क्या कर रहे हैं? सिंपल सी काउंटिंग लिख देंगे और जैसे ही हम काउंटिंग लिख देंगे हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूरे हो गए। यस और नो? हो गए जी। देख लो भाई, 15 16 17 एंड 18 प्रोटॉन्स भी। और ऐसा क्यों है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल है? ऐसा क्यों है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल है? क्योंकि एटम न्यूट्रल है, क्योंकि एटम न्यूट्रल है, ठीक है। न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? क्या न्यूट्रॉन्स भी बराबर होते हैं? जी नहीं, न्यूट्रॉन्स बराबर नहीं होते। न्यूट्रॉन्स बच्चे मैंने याद भी नहीं कर रखे क्योंकि आपको ये याद करने भी नहीं होते हैं, ठीक है। वैसे मेरे को आप लोग बता दोगे? बताओ, पहले वाले में तो नहीं है, नेल 0, दूसरे वाले में 2, फिर 5 फिर 6 7 8 10 मैं देख लो, गलत मत बताना। 12 14 16 16 18 22
18 और 22। ठीक है, तो आपके न्यूट्रॉन्स के नंबर जो है वो सेम नहीं होते, दे आर एक्चुअली डिफरेंट। ठीक है, समझ में आया? एटॉमिक नंबर आपका हो ही गया। ओके, अब इलेक्ट्रॉन्स को भरना भी तो होगा। इलेक्ट्रॉन्स को किस में भरेंगे हम? KLMN शेल में। तो हमारी पहली शेल क्या है? K, दूसरी शेल क्या है? L, फिर उसके बाद तो हमारे पास कितनी शेल्स है? KLMN, राइट, KLMN। ठीक है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। किस में भर दूं? K में। और कहीं कुछ भरूंगी? नहीं। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो इसमें 2 आ गया। इसमें कितने हैं? इसमें 2 है। इसमें कितने भरूं? 3 है ना, तो 2 और इधर आ जाएगा 1। इसको भर दिया। अब जो बचेगा वो नेक्स्ट में चला जाएगा। एग्जैक्टली 4 है तो 2 और 2, 5 है तो 2 और 3, 6 है तो 2 और 4, 7 है तो 2 एंड 5, 8 है तो 2 एंड, फिर उसके बाद 2 एंड, उसके बाद 2 एंड, ये क्या बात है? अभी 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 डट जाओ, डट जाओ। अब क्या होगा? 2, 8, 1, 2 इधर भर दिया, 8 जो इसका मैक्सिमम था भर दिया, अब इधर 1। अब इधर बोलो 2, 8, 2, 2, 8, 3, 2, 8, 4, फिर आ गया आपका 2, 8, 5, 2, 8, 6, 2, 8, 7 और उसके बाद 2, 8, 8। आई बात समझ में? ये समझ में आया? बच्चे ये जो हमने इधर लिखा है इसके लिए वो रूल्स थे, इसके लिए वो रूल्स थे। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने 80 भरे हैं किसी में भी, और हमने जब तक आगे वाली शेल नहीं भरी है जब तक अंदर वाली शेल पूरी भरी हुई नहीं है। ये बात समझ में? इसको बोलते हैं हम रूल। यार ये समझ में आया नहीं आया? अच्छे से समझ में आया? पक्का? ठीक है, हाँ। उसके लिए 11th, उसके लिए 11th। ठीक है, अभी मैंने बताया ना कि इनके हर शेल के अंदर भी फिर आपका क्या होता है? SPDF होता है। ठीक है, वो आप लोग इसके अगली क्लास में करोगे। बच्चे अब आगे आप लोगों को क्या करना है यहाँ पर? अब एक बात बताओ, हर एटम चाहता है कि वो सर्वगुण संपन्न हो, राइट? ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम ऑक्टेट रूल। उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल। ओके, अब ऑक्टेट रूल क्या कहता है? देयर इज अ रूल जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? ये दिख रहा है ऑक्टेट, दिख रहा है ना? हाँ, नहीं ऑक्टेट, ऑक्टेट नहीं दिख रहा। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो पहले एक और चीज निकाल लेते हैं। पहले हम इस क्या निकालते हैं? एटॉमिक मास। अब हम क्या निकालेंगे? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के लिए हमें किसको जोड़ना होता है बच्चे? एटॉमिक मास के लिए हमें जोड़ना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। तो हमारा क्या आ जाएगा? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास किसके इक्वल है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा? 1 + 0 1। उसके बाद इसका एटॉमिक मास कितना होगा? 2 + 2 हीलियम ही तो था वो अल्फा पार्टिकल। 4 यूनिफाइड मास था ना, वो क्या था? हीलियम ही था। ठीक है, इसका कितना होगा? लिथियम का 7, लिथियम का कितना हो गया? 7। फिर इसका हो गया 9, फिर इसका हाँ इसका पहले एक बार लिख लेते हैं, फिर इसका 12। अब देखो कार्बन का हम एटॉमिक मास कितना याद करते हैं? 12 ही तो याद रखते हैं। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन का बताओ, यही तो याद करते हैं, यही करते हैं ना। फिर इसका बताओ 16। ऑक्सीजन का 16, फिर इसका 19, फिर इसका 20, फिर इसका 23। सोडियम का हम कितना याद रखते हैं? 23, फिर इसका 24, उसके बाद ये 27, फिर इसका 28, फिर इसका
31, फिर इसका 32, फिर इसका 35 और इसका 40। इनके एटॉमिक मास भी कर लिए। अब बच्चे लास्ट में हमें इसका एक कॉलम और बनाना है वैलेंसी का। एक कॉलम और किसका बनाना है? वैलेंसी का। वैलेंसी, अब इस बात को समझो, हर एटम चाहता है कि उसकी इनर शेल्स तो भरी हुई है ही। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 18 और प्रोटॉन्स 22 इसके। हाँ, कहाँ 12 है? अरे ये 17 है, ये 17 है भैया। इसको सॉरी ठीक है, अब ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर एक बात बताओ कि ये तो हो गया, इनकी इनर शेल्स भरी पड़ी है। हाँ, इनर शेल्स तो भरी हुई हैं। ये चाहता है कि मेरी आउटर मोस्ट शेल्स भी भरी हो। सारे एटम्स क्या चाहते हैं कि मेरी आउटर मोस्ट शेल भरी हुई हो। तो ऐसे में हीलियम की आउटर मोस्ट शेल भरी हुई है। हीलियम की आउटर मोस्ट शेल भरी हुई है भाई, बता दो। तो क्या ये सुखी एटम है? क्या ये सुखी है? ये सुखी है, ये सुखी है। और इस सुखी एटम को हम क्या बोलते हैं? नोबल गैस। ये किसी से इंटरैक्ट ही नहीं करता, मेरा किसी से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं तो सर्वगुण। सिंपल सी बात है, व्हाई शुड आई इंटरैक्ट? अगर भव्य को ये पता हो कि मेरे 100 में से 100 आ जाएंगे तो ये चीटिंग करेगा? नहीं। क्यों करेगा? चीटिंग कौन करता है? जिसको पता होता है मेरे को कुछ नहीं आता, तो वो पूछता भी है और बताता भी है। समझ में आई बात? अब अगर आपको सब कुछ आता हो तो आप क्यों बताओगे? अपना जीवन खतरे में क्यों डालोगे? आई बात समझे? तो ये किसी के साथ इंटरैक्ट नहीं करता। ऐसा मेरे को और एलिमेंट बताओ कौन से जो अपना जीवन खतरे में नहीं डालेंगे। इसके बाद कौन अपना जीवन खतरे में नहीं डालेगा? ये पूरा है नहीं, ये है। इसके बाद कौन आ गया? ये वाला। ये कौन है? नियॉन। तो नियॉन अपना जीवन खतरे में डालेगा। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है? यस, इसको भी किसी की कोई जरूरत नहीं है, आप जाओ भाड़ में। राइट? इसके बाद और कौन सा है? आर्गन। आर्गन भी क्या करेगा भैया? मेरे को आपसे कोई मतलब है ही नहीं। आपको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, क्योंकि मैं अपने लिए पूरा हूं। काश हमारी लाइफ भी ऐसी होती। हाँ, मास दो चीजों के सेम हो सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? ये बात किसको समझ में आई? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर आपके पास एक बैठा हुआ है क्लोरीन, एक कौन बैठा है? अच्छा चलो एक बात बताओ, जैसे ये वाला एटम है, लिथियम जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा अपना कंप्लीट करने के लिए, या एक देना? एक देना या 7 लेना? भैया आप एक बात बताओ, कल को अगर कशिका की मौसी एक बार कॉल करे और मौसी है, चलो मौसी ने इसकी मम्मी को बोला कि कशिका को ना आप हमारे घर भेज दो 2 दिन के लिए, नहीं तो हम 2 महीने के लिए विद फैमिली आपके घर आ रहे हैं, तो मम्मी क्या बोलेंगी? जा कशिका जा। राइट? वो क्या पूरी फैमिली को 2 महीने के लिए बुलाएंगे अपने घर में? भाई नहीं यार, ट्रबल होती है। तो ये एक देना पसंद करेगा या 7 लेना? एक देना। भाई चला जाए एक। राइट? तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 6। अबे 1 हुई ना, 1 इलेक्ट्रॉन देगा ना, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 1। हाइड्रोजन की वैलेंसी भी कितनी होती है? हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? हीलियम की वैलेंसी कितनी होगी? है? जी नहीं, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। जब वो एक इलेक्ट्रॉन दे देता है या फिर ले लेता है, तो कम से कम एक तो प्रोटॉन उसके पास बचता है ना, तो वो सिर्फ सिंगल प्रोटॉन होता है। समझ में आई बात? अब मुझे बताओ हीलियम की वैलेंसी कितनी होगी? 0। अब मुझे बताओ बेरिलियम की वैलेंसी, वो 2 देगा या 6 लेगा?
2 दे देगा। इसकी बताओ बोरॉन की, 3 देगा या 5 लेगा? 3 देगा। ये बताओ कार्बन की तो 4 होगी। अब मुझे नाइट्रोजन का बताओ, 5 देगा या 3 लेगा? 3 लेगा। अब इसका बताओ ऑक्सीजन का 2, और उसके बाद फ्लोरीन का 1, उसके बाद नियॉन का 0, सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का 3, उसके बाद सिलिकॉन, फॉस्फोरस। बच्चे इसका देख के ही बता रहे हो क्या? कभी नालायक हो, मेरे को तो लगा टेबल में से देख के बता रहे हो। 3.5 नहीं है वो, 3 और 5 है। अब आप कहोगे वो 3 और 5 है, वो कितना है? 3 और 5। अब यहाँ पर 3 और 5 क्या होता है? अब एक बात बताओ, अगर किसी के पास एक ही कमरा है तो वो 7 लोगों को अपने घर में बुलाना चाहेगा? लेकिन अगर भाई किसी का घर ही अंबानी का घर है तो उसे फर्क पड़ता है 7 लोग आ रहे हैं? उसे क्या फर्क पड़ता है? 7 आ जाओ, 17 आ जाओ, 107 आ जाओ, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो बच्चे आपके बोरॉन जिसका 3 था और फास्फोरस में क्या डिफरेंस है? इसका घर बड़ा है, इसका घर बड़ा है। इसके घर में कितने शेल्स हैं? KLM। और इसके घर में कितने शेल थे? इसके घर में 2 शेल थे। तो इसके पास ज्यादा कमरे हैं, तो ये 3 देना अफोर्ड भी कर सकता है और 5 लेना अफोर्ड भी कर सकता है। तो इसलिए ऐड नहीं होता, आपकी जो सेम शेल है वो कंप्लीट होगी ना। अरे देखो ना यहाँ पर, ये देखो, नहीं ये 5 दे भी देगा और 3 ले लेगा। सॉरी, 5 देगा और 3 लेगा। अगर बड़ा घर है, मान लो अगर आपका बहुत बड़ा घर है, अगर आप अपने पेरेंट्स से ऑलरेडी बहुत दूर हो, तो अगर आप मान लो आपके पेरेंट्स हैं शिमला में, आप रहते हो केरल में, अगर केरल से अगर आप गोवा में भी शिफ्ट हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है? हो जाए भाई, दूर हो ना, ऑलरेडी बहुत दूर हो, तो वो दे भी देता है। समझ में आई बात? अब इसका क्या है? सल्फर का क्या होगा? 2, क्लोरीन का 1, आर्गन का अगेन 0। तो यहाँ पे सबसे सुखी एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? हीलियम, नियॉन एंड आर्गन। ये सुखी एलिमेंट्स है। क्यों? ना लेना ना देना। आप अपने घर खुश रहो, हम अपने घर खुश रहेंगे। नहीं, ये नोबल गैसेस होती हैं, ये आपकी नोबल गैस होती हैं, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। वैलेंसी तक समझ में आया या नहीं आया? एटॉमिक नंबर में हम किसको जोड़ते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर के लिए हम किसको जोड़ते हैं? क्यों जोड़ेंगे? मास का है उस पे। अच्छा, एटॉमिक मास में, सॉरी, एटॉमिक मास में किसको जोड़ते हैं हम? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं। यहाँ तक ये क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ। अरे बता दो। हाँ बोलो। वैलेंसी का मतलब होता है बच्चे, जैसे मान लो आपको अपना शेल पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन देना होगा या फिर लेना होगा। अगर लेने वाला कम है तो ले लोगे और देने वाला कम है तो दे दोगे। यही समझ में बात? जैसे मान लो अगर आपके पास, आपको कोई खिलौना खरीदना है जो कि 100 रुपए का है, आपको कोई खिलौना खरीदना है जो कि 100 रुपए का है, ठीक है। अब मान लो अगर अदिति के पास 95 रुपीज है और कशिका के पास 5 रुपए है, तो कशिका 5 रुपए में कभी वो खिलौना खरीद पाएगी? मतलब ही नहीं बनता। अदिति खरीद सकती है अगर कोई 5 रुपए उसे दे दे, तो कशिका करेगी क्या? ये ले यार, मैं तो कभी खरीद ही नहीं सकती, तू ले और अपना पूरा कर ले। समझ में आई? तो उस केस में आपने अपना इलेक्ट्रॉन लिया और आपका काम पूरा हो गया। आपका काम क्या था? कि आप खिलौना खरीदो। अब मान लो अगर तुम्हारे पास 1 रुपए और उसके पास 99 रुपए हो, तो आप उससे 99 लोगे? आप बोलोगे पहले भी तूने दिए थे, अभी भी तू ही देगी। अबे नहीं यार, पहले आप पे 95 थे, अब आप पे, तो आप क्या करोगे? अब आप उसे दे दो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ईदर गेन बाय द एटम और लूज बाय द एटम टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल। जैसे मान लो अगर इसने 1 दे दिया तो आउटर मोस्ट ये हो गई, पूरी है, कंप्लीट है। इसने अगर 1 ले लिया तो भी इसकी आउटर मोस्ट पूरी हो गई। मैग्नीशियम के केस में अगर इसने 2 दे दिए तो भी इसका आउटर मोस्ट शेल पूरा हो गया। मुझे बताओ अभी ये बात समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आया?
इसकी जितनी आप लोग प्रैक्टिस करोगे, और आप लोग ये देख रहे हो कि ये पूरी टेबल अपने आप से बनाई जा सकती है अगर आपको ये ऑर्डर वाइज याद है तो, ठीक है। इसके बाद एक छोटी क्लास और लगेगी 1 आवर की क्लास, ठीक है, जिसमें आप लोगों का ये चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा। यस भव्य बोलो। आउटर मोस्ट शेल, जो आउटर मोस्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड है, ठीक है, उसको हम आउटर, जैसे इसके केस में आउटर मोस्ट शेल क्या है के, इसके केस में आउटर मोस्ट शेल क्या है एल, जिस वो आउटर मोस्ट शेल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे एक ही है कम से कम है। वो डिपेंड करता है कि उसके सामने वाला क्या है, वो 3 देना पसंद करेगा या फिर 5 लेना, तो उस पर डिपेंड करेगा कि वो सामने वाला एटम उसके साथ कैसे इंटरैक्ट करना चाहता है। चलो ठीक है भाई, आज यहाँ पे खत्म करो, इसके बाद एक नेक्स्ट क्लास और लूंगी, देन द चैप्टर विल गेट ओवर। बाय बाय।